चलो तो ये शुरुआत करते हैं स्टेट्स के अपने दूसरे लेक्चर की। कल एक बेसिक लेक्चर हो चुका है, आज हम देखेंगे उससे आगे क्या पढ़ना है हमें सांख्यिकी में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। भाई रेलवे का एग्ज़ाम में भी इसमें के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी लेखपाल में बिल्कुल अलग से कह रखा है कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और सांख्यिकी और आंकड़ों का निरूपण, इनसे क्या पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। कल हमने जो पढ़ लिया था उससे आगे देखो, हमने कल पढ़ लिया था कि डाटा क्या होता है, किस तरह से हम क्या क्या शब्दावलियाँ यूज़ होती है वो सारे देख लिए थे। आज हम बात करेंगे किसके, आंकड़े या श्रेणियाँ। भाई जो आंकड़े हमें दिए हुए होते हैं वो कितनी तरह से दिए हुए होते हैं या कितनी तरह से हम श्रेणियाँ बना सकते हैं आंकड़ों की। तो भाई आंकड़े हमें दो तरह से दिए हुए होंगे, यानी जो हमें एक क्वेश्चन है ना स्टेट्स के, हमें कितनी तरह से, एक तो अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे जिसे हम क्या बोलते हैं असतत श्रेणी, या फिर क्या दे रखे होंगे वर्गीकृत आंकड़े जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई सतत श्रेणी। चलो अवर्गीकृत आंकड़े देख लेते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े भी कितने हैं, दो भागों में बांटे गए। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी। एक बात ध्यान रखना, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो 99% क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं भाई, व्यक्तिगत श्रेणी से। कहाँ से पूछे जाते हैं, 99% व्यक्तिगत श्रेणी से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत श्रेणी के हमसे क्वेश्चन आने चाहिए। और सबसे आसान भी कौन है इसके अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी। जो रहे बच्चे क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछ ले जाते हैं, खंडित श्रेणी से। और अखंडित श्रेणी से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, अखंडित श्रेणी से। ठीक है, सिखाने के लिए मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे बढ़िया तरीके से क्या सीखनी है, व्यक्तिगत श्रेणी से हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। बेसिक क्वेश्चन करेंगे और बड़े बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है भाई, हमने जो पढ़ रखा है ना बिल्कुल सेम ऐसा ही है। चलिए आ जाते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जो आंकड़ा लिखा होगा ना, हमें नॉर्मल रूप से, जैसे मैं आपसे कह दूं कि लो भाई लो अपने मोहल्ले के बच्चों का जो है, जो बच्चे हैं 0 से 18 साल के, उनका आंकड़ा बनाकर लाओ। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखकर लाओगे आंकड़े, या तो ऐसे लाओगे खंडित श्रेणी अगर बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हो, और नहीं तो किस रूप में, इस रूप में। ये अगर अच्छा बनाया तो इस रूप में, और अगर आपने ऐसी मतलब एक नॉर्मल से आंकड़ा बना दिया तो इस रूप में, और अगर उससे भी बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हो तो किसमें, सतत श्रेणी यानी कि अखंडित श्रेणी में। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन से आंकड़े आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ये व्यक्तिगत श्रेणी के। देखिए एक व्यक्तिगत श्रेणी में आंकड़े किस तरह से लिखे होते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन दे देगा कि भाई इन आंकड़ों से हमसे माध्य का निकलवा ले, मोड निकलवा ले, कुछ भी निकलवा ले। देखो 3 4 5 2 5 1 4 3 और भी आगे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं इन आंकड़ों की बात करूं भाई, जो आंकड़े दे रखे होते हैं उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, उन्हीं से हम ग्राफ बनाते हैं। तो भैया व्यक्तिगत श्रेणी से कैसा ग्राफ बनता, व्यक्तिगत श्रेणी से बनता रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है भाई, कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे ग्राफ बने हुए। ठीक है, ये कौन से ग्राफ कहलाते हैं, ये रेखा ग्राफ कहलाते हैं। इस तरह से बना दिया, कौन सा ग्राफ है, ये रेखा ग्राफ। अगर मैं बात करूं कौन से की, किसकी, खंडित श्रेणी की, तो खंडित श्रेणी में हमें आंकड़े कुछ इस तरह से दे रखे होते हैं कि भाई जो मान लो बच्चों के आंकड़े हैं, जो 3 साल के बच्चे हैं वो मोहल्ले में कितने हैं भाई, 2। 4 साल के कितने हैं, 3। 2 साल के कितने हैं, 5। 5 साल के कितने हैं, 4। 6 साल के कितने हैं, 7। ठीक है ना। अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं, किसको भाई, कौन से श्रेणी को, खंडित श्रेणी को। अगर मैं खंडित श्रेणी को ग्राफ के फॉर्म में दिखाता हूं तो कौन सा ग्राफ बनता है भाई, इससे दंड आरेख वाला ग्राफ बनता है। यानी कि इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से ग्राफ बना हुआ, इस तरह से ऊंची नीची बिल्डिंग है ये कौन सा ग्राफ कहलाता है, ये ग्राफ कहलाता है दंड आरेख ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहलाता है, ये दंड आरेख। ठीक है, तो दंड आरेख ग्राफ कौन सी श्रेणी से बनता है हमारे भाई, खंडित श्रेणी से। अब मैं आ जाता हूँ वर्गीकृत आंकड़े या सतत श्रेणी, जिसे हम अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। इसमें क्या दे रखा होता है, वर्ग अंतराल दे रखा होता कि जैसे 0 से 10 साल के बच्चे, आपने छोटा कर दिया आंकड़ों को कि भाई 0 से 10 साल के हमारे मोहल्ले में 5 बच्चे हैं, 10 से 20 साल के लोग कितने हैं भाई, 3 हैं, और 20 से 30 साल के कितने हैं भाई, 4 हैं। और भी आगे हो सकता है 30 से 40, 40 से 50, वो कोई टेंशन नहीं है। अगर इन आंकड़ों का ग्राफ में निरूपण किया जाता तो कैसा ग्राफ बनता है, इनसे ग्राफ बनता भाई रेक्टेंगुलर ग्राफ। किस तरह से रेक्टेंगुलर ग्राफ बनता भाई, इस तरह से। ये रेक्टेंगुलर ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ बना दिया मैंने, ये इस तरह से जो ग्राफ बनता है ना, ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ कहलाता है रेक्टेंगुलर ग्राफ। दिख रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगुलर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि आंकड़े कितने प्रकार के भाई, 2 प्रकार के। श्रेणियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े जिन्हें हम बोलते हैं असतत श्रेणी, और एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े जिसे हम बोलते हैं सतत श्रेणी। हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से मिलता, वर्गीकृत आंकड़े असतत श्रेणी या अवर्गीकृत आंकड़े हमारे कितने भागों में बांटे गए हैं, 2 भागों में। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में और एक खंडित श्रेणी में। हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलता, ये डाटा दे रखा होता और हमसे पूछ लेता कि भाई माध्य बताओ, माध्य का बताओ, बहुलक बताओ, तरह तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक,
चलिए, तो आप समझ चुके होंगे, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा कि हमें आंकड़े किस रूप में दे रखे होंगे। आंकड़े हमें दे रखे होंगे व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में। किस रूप में दे रखे होंगे? व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में। और सबसे पहले क्या निकलवाएगा हमसे निकलवाया, मान लो सबसे पहले कि भाई मीन निकलवाया, यानी माध्य निकलवाया। कोई आंकड़ा दे दिया हमें और क्या निकलवा लिया जाए? मीन निकलवा लिया जाए, यानी माध्य निकलवा लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मीन या माध्य या औसत एक ही बात है भाई। औसत का फॉर्मूला क्या होता? पदों का योग बटे पदों की संख्या। वैसे ही यहाँ पर है, इसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, लिखा है आपके सामने कि प्रेक्षणों का योग, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग, और प्रेक्षणों की संख्या, जो आंकड़े दे रखे हैं उनकी संख्या। यानी अगर मैं एक शॉर्ट में इसको फॉर्मूला बोलूँ तो एक्स बार होता सिग्मा एक्स, यानी सिग्मा जहाँ भी लगाएंगे वहाँ क्या होगा? योग, जितने भी एक्स दे रखे हैं उनका योग, और अपोन में एन, यानी कि आंकड़ों की संख्या। चलो भाई, यहाँ से हमसे पूछा कि 2 3 5 1 4 6 7 8 9 3 का माध्य बताओ, का माध्य बताओ। आपको तो पता है भाई, माध्य यानी एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। भाई प्रेक्षणों का योग मतलब 2 + 3 + 4 + 2 + 3 प्लस कितना है भाई? 5 1 4 6 7 8 9 3, और अपोन में कितना लिख दूँ इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोन में कितना लिख दूँ? 10। अब इन सब का योग कर लेंगे। 2 3 5 10 11 15 21 28 और 36 45 और 3 48, और अपोन में कितना आ गया? 10, यानी कि 4.8। ये जो हमें आंकड़े दे रखे हैं, कौन सी सीरीज में दे रखे हैं मेरे भाई? ये हमें दे रखे हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है। इसका हमसे क्या निकलवाया? माध्य। माध्य आ गया हमारे सामने 4.8। अब आ जाओ इस वाले अगले क्वेश्चन पर। 3 2 5x x + 2 9x 3 4 2 का माध्य अगर 8 है, माध्य अब कैसे दे दिया? तो आपसे क्या पूछा? x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई। जो माध्य होता है एक्स बार, वो क्या होता है? पदों का योग बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 3 + 2 + 5x + x + 2 + 9x + 3 + 4 + 2 अपोन में आंकड़ों की संख्या लिखो। आंकड़ों की संख्या क्या हुई? 1 2। अब इसको 2 मत मान लेना, ये कितना है? 3, और ये x अलग 2 अलग नहीं है, ये एक ही है भाई, ठीक है। ये एक में गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है भाई। अब हमें एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है भाई। माध्य तो 8 दे रखा ना हमें, एक्स बार की जगह 8 रख दूं मैं, और इस सबको जोड़ दूं। 3 और 2 5, एक्स वाले एक्स में जोड़ूंगा। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5x 6x और 9x। 6x और 9x कितने हो गए? 15x। अपोन में कितना है मेरे भाई? 8 8 और 8 64, 16 - 15x। अब बता दो जरा, 16 में 64 में से क्या ये 15x इधर ले लूँ? 15x मैंने किधर ले लिया? इधर लेफ्ट में, तो राइट में कितना हो जाएगा? 16 - 64, ठीक है। तो 15x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे सामने माइनस का 48। तो x की वैल्यू माइनस में आएगी भाई, माइनस का 48 अपॉन 15, माइनस का 48 अपॉन 15। चाहो तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले मैं इसे 3 से काट लूँ। 12 तिया 36 12 16 तिया 48, 16 बार कट गया, 5 बार कट गया। 5 से उसे काटोगे ऊपर वाली संख्या को तो कितनी बार कटेगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 3.2, ठीक। चलो आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब हमारे सामने देखो क्या आएगा? माध्य का। क्या भाई माध्य का? कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य का किस तरह से निकाली जाती है। अभी हमने क्या सोचा सीखा था? व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य कैसे निकाला जाता? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कौन सी श्रेणी की बात चल रही है भाई? ये भी व्यक्तिगत थी, ये भी व्यक्तिगत थी। अब हमारे सामने ये फिर व्यक्तिगत श्रेणी की बात चल रही है कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य का किस प्रकार निकाली जाती है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, किससे भाई? कैपिटल एम से। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या है? यदि आंकड़ों की संख्या, जो भी आंकड़ों की संख्या आई है, अगर वो विषम है तो माध्य का क्या होती है? n + 1 बटे 2वां पद। और अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्य का क्या होती है? n बटे 2वां पद।
प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, यानी जस्ट उससे अगला पद और बटे 2वां, ये इतनावां पद। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 है, बात समझ में आ जाएगी आपके। एक आंकड़े दे रखे हैं, मुझे आंकड़े तो पता चल गए कैसे हैं भाई, व्यक्तिगत आंकड़े हैं। 3 5 6 7 8 2 5 3 7 की माध्यिका बताओ, कि क्या बताओ, माध्यिका। सबसे पहले मैं इसको किस में लिख लूँ, आरोही या अवरोही में, या तो बढ़ते क्रम में लिख लूँ या फिर घटते क्रम में लिख लूँ। चलो मैं इसको आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। तो भाई सबसे छोटा कौन है इसके अंदर, 3, फिर कितना आया भाई 3, फिर कितना आया 3 2 बार, फिर 4 है क्या, कहीं नहीं है। 5 है क्या, हाँ है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। फिर क्या 6 है, हाँ हैगा। 7 हाँ है। 7 2 बार है। फिर कितना है भाई 8 है। कितने हो गए कुल मिला के ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। अब हमसे क्या कहा है कि माध्य, भाई हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई कुल मिलाकर, कुल मिलाकर आंकड़ों की संख्या आ गई 9, जो क्या है, सम है या विषम है, जी विषम है। तो जब विषम संख्या होती है तो माध्यिका क्या होती है, n प्लस 1 बटे 2वां पद, यानी कि हमारे पास जो m का मान आएगा वो कितना आएगा, n प्लस 1, 9 प्लस 1/2, यानी कि 10 बटे 2, यानी 5वां पद। अब 5वां पद गिन लो भाई, गिनना लेफ्ट से ही है, 1 2 3 4 5, यानी हमारी माध्यिका कितनी हो गई भाई, 5 हो गई। माध्यिका क्या हुआ हमारी, 5। हम 5 आंसर लगा के आगे चल देंगे। अब देखो एक बात और बताता हूँ, कोई फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा। किसके लिए भाई, माध्यिका के लिए। कैसे कैसे करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ भाई, मैं तो डायरेक्ट किस में लिख लेता हूँ इसको, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिख लिया, या आरोही क्रम में जैसा आपका मन करे, 2 3 3 5 5 6 7 7 8। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये मतलब समय है या विषम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समय या विषम है मुझे कोई कुछ नहीं पता, और ना मुझे कोई फॉर्मूला पता। मुझे तो ये बताना माध्यिका क्या है। माध्यिका मैं बता देता हूँ, इधर से एक खत्म करो, इधर से एक खत्म करो, इधर से एक, 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 जो बच जाए वही आंसर है, जो बच जाए वही क्या है भाई, आंसर है। आंसर आ गया हमारा 5। देखो पहले भी 5 ही आया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि भाई एक आंकड़ा दे रखा, कैसा आंकड़ा, व्यक्तिगत, 10 2 8 9 6 7 8 3 5 6 की माध्यिका बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिख लेते हैं भाई, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 कहीं दिखाई दिया नहीं है, 5 कहीं दिखाई दिया, हाँ भाई है एक बार, कहीं और तो 5 नहीं है। फिर 6 है, कितनी बार, 2 बार। फिर कितना है भाई 7 7 एक ही बार है। फिर कितना है 8 है, और 8 कितनी बार है, 2 बार है। इसके बाद 9 है, 9 कितनी बार भाई, एक ही बार है। और फिर उसके बाद आया 10। कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे पास संख्या कितनी आ गई 10, जो क्या है भाई सम संख्या है। अब हमें माध्यिका निकालनी है। m बराबर होता क्या है, जब सम होता तो n/2वां पद, n/2 यानी कि 10 बटे 2वां पद, 10 बटे 2वां पद, प्लस कौन सा, 10 बटे 2 प्लस 1 वां पद, ऐसे लिखते हैं ना भाई। और बटे में कितना लिख देते हैं भाई 2। अच्छा 10 बटे 2 का मतलब क्या है, 5वां पद। अब 5वां पद क्या दिखाई दे रहा है, ये मैं लिख ही देता हूँ चलो समझाने के लिए आपको। 5वां पद प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 6वां पद, और अपोन में कितना लिख दूं भाई मेरे, 2 लिख दूं। ठीक, चलो फिर आ गया हमारे सामने 5वां पद, m का वैल्यू निकालना है। 5वां पद कितना भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6 है, प्लस छठा पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और बटे में 2 यानी कि 13/2, और 13/2 कितना हो गया 6.5, ये हमारा हुआ आंसर। अब ये तो भाई बहुत देर लग गई इसे करने में, इसे आसानी से कैसे करना, इसे जैसे मैंने ऊपर बता दिया था ऐसे ही मैं इसको भी कर देता, ऐसे ही मैं इसको भी कर देता भाई। अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में तो लिखना ही लिखना। फिर अपना एक इधर का हटा दो, एक इधर का, एक इधर से, 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 एक इधर से। अब ये दोनों तो नहीं काट सकते ना, बीच में यहाँ तो एक ही आया था, यहाँ तो आपका भी काट दो पता चलेगा कुछ आंसर नहीं आया। भाई जो हमारे बीच में आए ना 6 और 7, इन 6 और 7 को जोड़ कर आधा कर दो। 6 प्लस 7 को जोड़ के क्या कर दूं मैं, आधा कर दूं। 6 प्लस 7 को जोड़ कर आधा करोगे 6.5 आएगा। ऐसे समझ लो 6 और 7 के बीच में क्या आता, अरे 6 और 7 के बीच में 6.5 ही तो आता। ये हमारा क्या हुआ आंसर, तभी आया था आंसर। ठीक है, तो माध्यिका तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम, किसकी भाई, व्यक्तिगत श्रेणी में आंकड़ों की। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमने माध्य निकालना सीख लिया, हमने माध्यिका निकालना सीख लिया। अब बात व्यक्तिगत श्रेणी की चल रही है, किसके कौन से आंकड़े, व्यक्तिगत आंकड़े। बहुलक निकालना और देखते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा ही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या कहलाता? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक बात बताओ, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसके अंदर? 2 के लिए एफ का मान, या सबसे ज्यादा बारंबारता 2 की किसकी कितनी बारंबारता भाई? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की फ्रीक्वेंसी तो है 6। अगर 3 की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, जितनी बार 3 आया होगा, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं 4 है इसमें 4 की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, 4 की बारंबारता की बात करूं, तो 4 कितनी बार आया? केवल 1 बार। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अगर मैं 5 की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 कितनी बार आया? 1 2, 2 बार। और अगर 6 की फ्रीक्वेंसी, 6 तो इसके अंदर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 7 कितनी बार आया भाई? केवल और केवल 1 बार। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा बारंबारता है 2 की। तो हमारा बहुलक के रूप में आंसर कितना हो गया भाई? 2। यानी हमारा z बराबर कितना हो गया? 2। अब ये बार बार थोड़ी लिखना आपको कि भाई ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा वाली संख्या, हमारी नजरें इतनी तेज होनी चाहिए कि हमें दिख जाए। हमें दिख जाएगा कि 2 कई बार दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए 2 और 3 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 संख्याओं में कंफ्यूज है, दोनों को गिन लो, ठीक। 2 को गिन लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 बार आया, बाकी 6 बार कोई संख्या नहीं आई है। तो इस श्रेणी का बहुलक कौन हुआ भाई? 2 हुआ। आ जाइए नीचे, नीचे z की वैल्यू बताओ मुझे, देखते ही बता दो एकदम फटाफट। देखो मुझे कितना दिखाई दे रहा है इसमें? 4 दिखाई दे रहा है भाई। 4 कितनी बार? 1 2 3, 4 आ गया। कितनी बार? जो 4 है वो कितनी बार आया? 4 आया है 3 बार, ठीक है। और कुछ? हाँ 2 भी कुछ दिखाई दे रहा है। 1 2 3, 2 भी कितनी बार आया? 3 बार। 2 भी 3 बार आया। इसके बाद 3 जो है वो कम आया है, बाकी सब संख्याएं ज्यादा। 1 जो है 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आए हैं? 4 और 2 कितनी कितनी बार आए भाई? 3 बार। तो भाई बहुलक ना 2 भी हो सकते हैं। बहुलक में हमारा 4 भी बहुलक है इसका, और 3 भी। भाई जो संख्या अगर बराबर बराबर एक बार आ जाए, चाहे वो 2 हो या 3 हो, वही हमारे आंसर होंगे। तो इसके बहुलक कितने हो गए? 2 हो गए। 4 और 3 इस श्रेणी के क्या है? बहुलक हैं। तो मैं समझता हूँ आप माध्य निकालना भी सीख गए होंगे, आप माध्य का निकालना भी सीख गए और आप बहुलक निकालना भी सीख गए। कौन सी श्रेणी का? अरे भाई व्यक्तिगत श्रेणी का। चलो फिर आगे चलते हैं। हमारे सामने अभी श्रेणी तो खंडित भी रह गई है। खंडित श्रेणी का भी हम क्या निकाल सकते हैं भाई? माध्य निकाल सकते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं खंडित श्रेणी का? अब हमारे सामने पहले तो था प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यहाँ है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि भाई इस दिए गए आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो बड़े आराम से निकाल देंगे। दिए गए आंकड़ों का क्या निकालना? माध्य निकालना। दिए गए आंकड़े किस में है भाई? दिए गए आंकड़े हैं खंडित श्रेणी में। और खंडित श्रेणी में क्या करना पड़ता? माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए करना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स की क्या करनी पड़ेगी भाई? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफ और एक्स की, उसका क्या करूंगा मैं? योग। सिग्मा का मतलब क्या है? योग। 3 दूनी भाई एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, 5 तिया 15, 7 छंग 42, 2 चौक 8। ये आ गए भाई हमारे पास में। चलो अब जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूं इस वाले फॉर्मूले में क्या रखना है मुझे? इस फॉर्मूले में रखना है क्या? एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एफ एक्स का मान रखना। सिग्मा मतलब एफ एक्स का योग, एफ एक्स का योग कर दो भाई, एफ इंटू एक्स का योग। 6 4 10 5 15 15 25, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6 7 7 और 4 11, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारे सामने सिग्मा एफ इंटू एक्स की। अगर मैं सिग्मा एफ की वैल्यू निकालूं, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आएगी, कितने आंकड़े? 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 और 6 20 और 4 24। तो हमारे पास आ गई 24। चलिए रख देते हैं फिर अपने फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? 115, और बटे में कितना रख दूँ मैं? 24। 24 चौके 96, 96 4 और 15 19, 4 सही 19 बटे 24। ये क्या हुआ हमारा?
ये हमारा हुआ आंसर। तो हमने सीख लिया खंडित श्रेणी में भी किस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। अभी खंडित श्रेणी में हमें सीखना है क्या निकालना, बहुलक निकालना और माध्य का निकालना। और उसके अलावा भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल आएंगे। ये हमारा टॉपिक चलता रहेगा अभी 2-3 दिन और। बने रहिए भाई हमारे साथ में। ये दूसरा लेक्चर था। अगर दूसरे लेक्चर को आप पहली बार आए हैं तो भाई पहला लेक्चर इससे पहले देख लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।